हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेनिक एजुकेशन। सो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल इंग्लिश फॉर बीपीएससी 2020 एग्ज़ाम। तो अभी तक जैसा कि आपने देखा, हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस कर ली टेंसेज में, और अब हम आते हैं पार्ट 4 पे इन टेंसेज। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट, ओके। फिर हमने डिस्कस किया था सिंपल पास्ट, और सबसे आखिरी में हमने डिस्कस किया सिंपल फ्यूचर, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको इनिशियली भी कहा था कि यहाँ पे 2 कंडीशंस और होती हैं। एक होता है कंटिन्यूअस, ओके, और होता है एक परफेक्ट। तो इनके रिलेटेड भी तीनों टेंसेस को अगर हम जोड़ते हैं तो इन ऑल वी विल बी हैविंग 6 डिफरेंट मोर कॉम्बिनेशंस, ओके। तो उनके अलग अलग डेफिनेटली कंसेप्ट हैं, उनमें कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं इन पर्टिकुलर टेंसेस से। तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड कोर्स इन टेंसेस पार्ट। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, अभी हम क्या करेंगे कि जो हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं ये इन तीन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे वो चीज़ हमें बिल्कुल साफ समझ में आ जाए, ओके। सो यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके। और फिल इन द ब्लैंक्स में पॉसिबल क्या वर्ड्स हो सकते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पे अल्टीमेटली फिल इन द ब्लैंक्स में इन गिवन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड करेक्टली फिलअप होगा वो डिसाइड करके फिल करना है, ओके। तो आई होप यहाँ पे अभी तक आपने पुराने टेंसेस के तीनों लेक्चर्स देख लिए हैं और तभी आप इस लेक्चर पे स्विच करे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं सो यू शुड वॉच देम, बिकॉज यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा उन कॉन्सेप्ट्स के जो हमने वहाँ डिस्कस किया है, बिकॉज वो वहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ओके। मैं सिर्फ आपको क्विक एक ओवरव्यू देते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे जरा हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आई डैश टू डू दैट लास्ट मंडे, ओके। सो आई डैश टू डू दैट लास्ट मंडे का मतलब ये हुआ कि मैं लास्ट मंडे कुछ एक्टिविटी करने वाला था। सो इट्स व्हाट दिस सेंटेंस इज शोइंग अस, दैट दिस सेंटेंस इज पर्टिकुलरली इन द सिंपल पास्ट, ओके। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल पास्ट। क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सिंपल पास्ट को मीन करे। तो हमारे पास वर्ड है वांट, ओके। तो वांट का अगर मैं पास्ट देखूं तो वो क्या होता है, वांटेड, ओके। और अगर पास्ट पार्टिसिपल देखूं तो वो भी वांटेड ही होता है, ओके। तो यहाँ पर हम ये कंसेप्ट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो आप इनको भी डेफिनेटली नोटबुक में लिखते जाइएगा कि वांट वर्ड का पास्ट फॉर्म हो गया वांटेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया वो भी वांटेड, ओके। तो क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है तो डेफिनेटली यहाँ पे कैसा वर्ब आना चाहिए जो कि जो सिंपल पास्ट को डिफाइन करे। तो सिंपल पास्ट के लिए डेफिनेटली वी विल बी हैविंग द वर्ड वांटेड, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट फिलअप होगा दैट विल बी वांटेड, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज यू वर देयर आई डैश यू, ओके। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सी या फिर सॉ। तो सी आएगा या सॉ आएगा ये हमें डिसाइड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अभी विदाउट एनी एक्शन हेयर कौन सा टेंस या कौन से काल में ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इफ़ वी केयरफुली ऑब्जर्व द सेंटेंस, यहाँ पे क्या लिखा है, यू वर देयर। तो यू वर जहाँ पे आया तो वर कहाँ पे आता है, हमने देखा था सिंपल पास्ट में क्या यूज होता है, वॉस या फिर वर, ओके। तो वॉज या फिर वर यूज होने की वजह से यहाँ पर क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस अल्टीमेटली सिंपल पास्ट में ही है, ओके। सिंपल पास्ट में ही एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि ये सिंपल पास्ट में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर भी वर्ब का सिंपल पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, ओके। थर्ड फॉर्म नहीं कह रहा मैं, सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा, सी का अगर हम देखें तो सी, देन सी का सेकेंड फॉर्म में हो जाता है सॉ, और फिर पास्ट पार्टिसिपल में हो जाता है सीन, ओके। तो अभी हमें क्या यूज करना है, डेफिनेटली यहाँ पे सॉ। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड आएगा दैट विल बी सॉ, नॉट द सीन, बिकॉज सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डज शी डैश चॉकलेट, ओके। तो डज शी डैश चॉकलेट में यहाँ पे हम देखें तो क्या अल्टीमेटली होना चाहिए, देखिए यहाँ पे वर्ड है डस और यहाँ पे फिर है शी। अब अगर हम बिना कोई वर्ड यहाँ पे फिलअप करें, सेंटेंस का टेंस देखने की कोशिश करें, तो सीधी सी बात है कि डज जो वर्ड है वो कब हमने देखा था, डज वर्ड आता है जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, ओके। तो डज होता है, डू होता है, फिर डिड हो जाता है, ओके। ये आपको हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट। तो डू, डज
एंड देन इसका पास्ट में जब जाते हैं तो ये डिड हो जाता है, तो यहाँ पे डिड तो नहीं लिखा। ओके, सो डिड शी होता तो फिर मैं सोचता कि ये सिंपल पास्ट में है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, डज शी। तो डज शी होने की वजह से मैं कहूँगा कि ये सेंटेंस जो है अल्टीमेटली सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आना चाहिए वो भी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में आना चाहिए, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, लाइक। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड आएगा दैट विल बी लाइक। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए, खुद से आंसर दीजिए। ओके, नाउ व्हाट डज दिस मीन, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जिस तरह से मैंने सेंटेंस को एनालाइज किया, उसके टेंस के बारे में डिटरमाइन किया, ऐसा रीजनिंग आप डेवलप कीजिए और फिर आप आंसर भरिए। ओके, नहीं तो क्या होगा, कोई सा सेंटेंस दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दिया, ओके, कि सराही डैश द क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप जनरल ऐसा सोचेंगे कि जो फिट लग रहा है वो वाला करेक्ट आंसर होगा, तो लगने से नहीं होता है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों वो चीज़ करेक्ट हो रही है, तो उसका रीज़न जरूर डेवलप कीजिए। तो जैसे कि ये पर्टिकुलर है ओके, तो ये पर्टिकुलर में आप ये सोचिए कि किस तरह से ये सेंटेंस बना हुआ है अल्टीमेटली, कि इसमें ऐसा क्या बना हुआ है। तो ये आपको 10 सोचना है, फिर इसका आंसर भरना है। तो ज़रा वीडियो को पॉज करके डेफिनेटली आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए इसको समझते हैं, क्या बोला उसने, सराही डैश द क्वेश्चंस। ओके, नाउ सराही डैश द क्वेश्चंस में अगर मैं देखूं तो ये सेंटेंस का मुझे टेंस पता ही नहीं चल रहा अभी यहाँ से, कि ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर में, कुछ भी नहीं पता। ओके, फिर हम आते हैं ऑप्शन पे। तो पहला ऑप्शन क्या है, डज नॉट आंसर। ओके, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, डिड नॉट आंसर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ, सराही डज नॉट आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो ये सेंटेंस डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि मैं सिंपल प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ और ये सिंपल प्रेजेंट में डज नॉट आंसर इज परफेक्टली फाइन। ओके, फिर मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि सराही डिड नॉट आंसर द क्वेश्चंस, तो डिड नॉट आंसर की वजह से क्या हो गया, कि डिड वर्ड आने की वजह से ये सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो एक तरह से तो क्या हो रहा है कि ये दोनों ही जगह करेक्ट हो रहा है सेंटेंस। क्या इसमें कोई गलती है, फिर क्या हमने सेंटेंस को गलत लिखा है या फिर हमने कुछ चीज़ मिस करी है? नहीं, बिल्कुल आपने सही सोचा। यहाँ पर डज नॉट आंसर भी करेक्टली फिट होगा अगर ये सिंपल प्रेजेंट में बात करें तो, और डिड नॉट आंसर भी करेक्टली फिट होगा। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। ओके, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड का क्या मतलब हुआ, कि इसके आगे पीछे का जो पैराग्राफ होगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस का, वो डिफाइन करेगा कि ये कौन से वाले टेंस में, उससे हमें पता चलेगा कि कौन से टेंस में है। अभी हमें सिर्फ स्टैंड अलोन इस सेंटेंस को देख के नहीं पता चल रहा कि ये कौन से वाले टेंस में लिखा हुआ है। ओके, तो क्योंकि ऐसा है इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हैंडराइटिंग में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है ये। ओके, तो इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पता होना भी ज़रूरी है। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं कहता हूँ कि दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों में कोई गलती नहीं है। ओके ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में इस तरह की चीज़ें होती हैं, कभी कभी मिस्टेकनली कोई क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर कुछ और सोच के क्वेश्चन डालता है और मे बी आपका क्वेश्चन कुछ और होता है। तो यहाँ पर इस तरह के इश्यूज छोटे छोटे होते हैं, तो आपने को फंसना नहीं है इस तरह के इश्यूज में। ओके, व्हाट वी कैन डू, यू कैन मार्क एनी वन ऑफ द आंसर्स। ओके, बिकॉज जो क्वेश्चन गलत होगा अल्टीमेटली उसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अगर आप मार्क नहीं करोगे तो मे बी पॉसिबल कि वहाँ पे इवैल्यूएशन के टाइम पे वो चीज़ कंसिडर ना हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट हैं, ओके, सो आई विल सजेस्ट कि डेफिनेटली यू शुड मार्क एनी वन ऑफ द ऑप्शन। ओके, कोई सा भी आप मार्क कर सकते हैं। चलिए अगले पे आते हैं। आई डैश हिम टू डू द टास्क। ओके, तो अब यहाँ पर आप सोचिए ज़रा कि क्या अल्टीमेटली हम टेंस बना रहे हैं, और वीडियो को पॉज करके ज़रा सोचिए कि क्या आ सकता है। ओके ओके, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, आई डैश हिम टू डू द टास्क। तो आई डैश हिम में यहाँ पे कुछ वर्ब आना चाहिए कि ये कुछ अल्टीमेटली एक्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या बोला है हमारे पास, विल हेल्प, और दूसरा है विल बी हेल्पिंग। ओके, तो करेक्टली अगर हम देखें तो विल तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम आई यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कई जगह ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विल भी आ सकता है और शेल भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही है। और हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो यही है कि हमें विल ही गिवन है यहाँ पे। ओके
अगर आप मुझसे ये कहो कि क्लियरली आप बताओ कि कहाँ पे शैल यूज़ करना है, कहाँ पे विल, तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि जब भी फर्स्ट पर्सन होगा, ओके, जब भी फर्स्ट पर्सन होगा तो यू शुड बी यूजिंग शैल, और जब भी सेकेंड या फिर थर्ड पर्सन होगा देन यू शुड बी यूजिंग विल। सो दिस इज द पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर हम डेफिनेटली कौन सा यूज़ करें, विल हेल्प यूज़ करें या फिर विल बी हेल्पिंग यूज़ करें? तो देखिए मैं दोनों का आपको मीनिंग समझा देता हूँ। जब हम विल हेल्प लिखेंगे तो विल हेल्प लिखने पे क्या होगा, ये सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर में बन जाएगा। ओके, और जब हम विल बी हेल्पिंग लिखेंगे तो विल बी हेल्पिंग बेसिकली एक कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ओके, तो कंटिन्यूस टेंस होने की वजह से ये सिंपल या फिर ऐसा कहा जाए फ्यूचर कंटिन्यूस के फॉर्म में बन जाएगा। तो क्या गलत है ये सेंटेंस? नहीं, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन दोनों ही जो आंसर्स हैं वो डेफिनेटली परफेक्ट हैं। ओके, और अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़े उसके बेसिस पे ही आप आंसर दो, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि सिंपल फ्यूचर वाला करेक्ट होना चाहिए, तो विल बी सिलेक्टिंग दिस वन। ओके, सो आई विल हेल्प हिम टू डू द टास्क, तो ये सिंपल फ्यूचर बन गया, और आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस बन गया कि मैं ऐसा कर रहा हूँगा, कि उस तारीख को, उस दिन को मैं ऐसा कर रहा हूँगा, मैं उसकी मदद कर रहा हूँगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। दे डैश हॉकी इन दैट फील्ड ऑन थर्सडे। ओके, दे डैश हॉकी इन दैट फील्ड ऑन थर्सडे, तो ज़रा सोचिए क्या यहाँ पे होना चाहिए, क्या करेक्टली मतलब सेंटेंस होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए एक सिंगल स्टैंड अलोन सेंटेंस को देखें। सो दे डैश हॉकी इन दैट फील्ड ऑन थर्सडे में आपको ये नहीं पता कि जो ये सेंटेंस बोला जा रहा है क्या ये वेडनेसडे को बोला जा रहा है, मतलब ऐसा मैं कहूँ कि क्या ये थर्सडे के पहले बोला जा रहा है, ओके, या फिर ये थर्सडे के बाद में बोला जा रहा है, ये मुझे नहीं पता अभी तक, मुझे इस सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा। तो अगर मैं यहाँ पे विल प्ले लिख देता हूँ, ओके ना, विल प्ले, तो विल प्ले क्या हो जाएगा, दे विल प्ले हॉकी इन दैट फील्ड ऑन थर्सडे। ओके, सो दे विल प्ले हॉकी लिखने पे क्या हुआ, अल्टीमेटली ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ, दे हैव प्लेड हॉकी इन दैट फील्ड ऑन थर्सडे, ओके, तो ये सेंटेंस मेरा पास्ट में कन्वर्ट हो गया। और ये किस कंटेक्स्ट में डिफाइन होगा, ये अल्टीमेटली डिफाइन होगा कि ये सेंटेंस बोला कहाँ जा रहा है। तो इस सेंटेंस का भी जो कंटेक्स्ट है वो हमें नहीं पता अभी, लेट सपोज, ठीक है ना, जैसे मैंने ये बुक से लिया था, सॉरी वो न्यूज़पेपर से लिया था ये वाला, तो मुझे नहीं पता कि इसका कंटेक्स्ट क्या है। मान लो आपने नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर और आपको कंटेक्स्ट नहीं क्लियर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं, बस दोनों का जो टेंस है वो अलग अलग जा रहा है, वो एक अलग चीज़ बता रहा है। हैव प्लेड है जो है वो पास्ट के बारे में बोलता है, और विल प्ले जो है वो फ्यूचर के बारे में बोल रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप कंपेयर कर पा रहे होंगे दोनों ही सेंटेंसेस को, कि जब हम विल प्ले लिखते हैं तो कैसे मीनिंग जो है वो बदल जा रहा है, और हैव प्लेड लिखते हैं तो किस तरह से मीनिंग बदल जा रहा है सेंटेंस का। ओके, या फिर ऐसा कहा जाए कि उसका टाइम फ्रेम बदल जा रहा है, टू बी मोर स्पेसिफिक। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए इसको ज़रा। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. Okay, so it says Daniela dash with him last week. तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट वीक जब उसने बोल दिया, तो लास्ट वीक पढ़ के मुझे क्लियर हो गया कि ये बेसिकली पास्ट की ही बात कर रहा है। तो आई नीड टू कंसिडर ओनली दोज पार्ट्स विच आर इन द पास्ट, ओके, और आई विल कंसिडर ओनली द वर्ब्स विच आर इन द पास्ट। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि दो ऑप्शन है मेरे पास, एक है डिड नॉट ब्रेकअप, दूसरा है डज नॉट ब्रेकअप। तो डेफिनेटली डज और डिड में मैं किसको चूज करूंगा, डिड को चूज करूंगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। तो आगे क्या लिखा है वो तो मुझे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिड वर्ड मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हाँ दिस फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। ओके, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एग्जाम में जो हमारा पर्पस है वो क्या है, बाय हुक और बाय क्रुक वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली। तो करेक्टली सॉल्व करने के लिए हमने जस्ट डिड वर्ड को देखा और उसके बेसिस पे जजमेंट बना लिया कि यस बिकॉज द डिड वर्ड एग्जिस्ट दिस पर्टिकुलरली दिस आंसर इज करेक्ट। ओके,
अगले पे आते हैं, चलिए। डैश अ डॉग लास्ट मंथ। अब क्लियरली लिखा है कि लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ बोला इसका मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट की बात कर रहा है तो डज तो आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। आगे कुछ भी लिखा हो मुझे मतलब भी नहीं कि क्या लिखा है, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे डिड वर्ड आ रहा है, तो डिड वर्ड आने की वजह से मैं इसे करेक्ट मार्क कर दूंगा। आई विल नॉट केयर कि आगे क्या लिखा हुआ है। ओके, तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ये पॉइंट्स भी आप लिखते जाइए। जो रीजनिंग मैंने बनाई है कि मैंने, आप इस पॉइंट को देखिए कि मैं किस पर्टिकुलर फ्रेज पे, किस पर्टिकुलर क्लॉज पे फोकस कर रहा हूँ। मेरा फोकस रहता है, जैसे कि लास्ट मंथ देखा मैंने इसको, यहाँ पे भी मैंने लास्ट मंथ देखा, यहाँ पर मैंने जो टाइम देखा वो थर्सडे देखा। मैंने ऐसा क्यों करा? बिकॉज क्लियरली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है वो किस टाइम फ्रेम में आ रहा है, तभी हम उसका करेक्ट टेंस मतलब वर्ब का करेक्ट फॉर्म जज कर पाएंगे, गेस कर पाएंगे। ओके, तो वर्ब का करेक्ट फॉर्म आप गेस कर पाओगे बेस्ड ऑन द टाइम। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, आप फोकस करो कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में या उस पर्टिकुलर पैसेज में टेंस कौन सा यूज हुआ है, उसमें टाइम फ्रेम कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो मुझे ये थर्सडे दिखा, मतलब ये कहीं ना कहीं टाइम के बारे में बता रहा है। फिर मुझे लास्ट वीक दिखा तो ये भी टाइम के बारे में बता रहा है। फिर मुझे लास्ट मंथ दिखा तो ये भी कहीं ना कहीं टाइम के बारे में बता रहा है। तो इस वजह से मैंने इन्हीं वर्ड्स पे फोकस किया। तो आपको भी एग्जैक्टली यही करना है। ओके, अगला देखते हैं, चलिए। इट वॉज हॉट इन द रूम सो आई डैश द विंडो। ओके, सो इट वॉज हॉट इन द रूम सो आई डैश द विंडो। अब जरा सोचिए कि ये सेंटेंस किस टेंस में है और यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए। ओके ओके, सो आई होप आपने अभी तक सोच लिया होगा कि इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, इट वॉज हॉट इन द रूम। ओके, अब सिर्फ मैं इस सेंटेंस को पढ़ूँ तो इट वॉज हॉट इन द रूम में ये वॉज वर्ड आने की वजह से ये सेंटेंस जो है, या फिर ऐसा कहा जाए ये जो क्लॉज है पूरा, तो देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे दो क्लॉज से बना हुआ है, एक पहला ये हो गया और उसके बाद कॉमा लगा के ये दूसरा है। तो इस पर्टिकुलर क्लॉज की अगर मैं बात करूँ तो ये पास्ट में लिखा हुआ है, और क्योंकि ये पास्ट में लिखा हुआ है इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे पास जो पूरा सेंटेंस है वो पास्ट में होना चाहिए। ओके, वो सेंटेंस पूरी तरह से पास्ट में। ओके, तो अब ये जब उसने बोला कि इट वॉज हॉट इन द रूम, मतलब ये कोई और पुराने दिन की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट की, कि उस दिन रूम गर्म था। ओके, या रूम गर्म था इसलिए मैंने विंडो खोल दी। तो एक तरह से क्या हुआ, जो विंडो खोलने वाला जो एक्शन हुआ वो भी पास्ट में ही हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो रूम गर्म होने की कंडीशन है वो भी पास्ट में। ओके, तो ये सेंटेंस बोला कब गया? ये सेंटेंस एक तब बोला गया जब ये एक्शंस परफॉर्म हो चुके हैं, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इट मीन्स ये क्लॉज भी पास्ट में है और ये वाला क्लॉज भी पास्ट में ही हो रहा है। ओके, मतलब ये क्या हो रहा है, एक एक्शन और उसके आगे दूसरा एक्शन। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, दिस इज एक्शन 1। ओके, और इसके बाद ये दूसरा एक्शन 2, और ये दोनों ही कहाँ हो रहे हैं? अगर मैं टाइम फ्रेम बना दूं तो ये मेरा रेफरेंस 1 हो गया और ये मेरा रेफरेंस 2 हो गया। तो ये पूरी तरह से पास्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, और क्योंकि ये पास्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं सो डेफिनेटली आई विल से कि यहाँ पर जो है अल्टीमेटली ये भी सिंपल पास्ट में चल रहा है, ये भी सिंपल पास्ट में चल रहा है। ओके, इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं डिटेल में जब हम टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन परफॉर्म होता है, तो ये कास्केडिंग ऑफ एक्शंस जो हो रहा है उस केस में आपका ग्रामर किस तरह से वर्क करता है, उस केस में आप किसको क्या टेंस में डालते हो। ओके, कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जहाँ पर हम एक सेंटेंस जो है आगे का वो फ्यूचर में लिखते हैं तो अगला वाला प्रेजेंट में लिखते हैं, या फिर पहला प्रेजेंट में लिखते हैं तो दूसरा फ्यूचर में लिखते हैं। ओके, और सिमिलरली पास्ट में भी। तो दैट विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन द फुल कोर्सेज, बिकॉज अभी हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा सेंटेंस ही पास्ट में एग्जिस्ट करता है, और इस वजह से इस पर्टिकुलर जगह पे जो वर्ड आना चाहिए दैट मस्ट बी ओपनड। ओके, ओपनड वर्ड को आना चाहिए यहाँ पे। एंड आई होप यू आर वेरी क्लियर कि ओपन क्यों आना चाहिए, बिकॉज ओपन का पास्ट फॉर्म जो है वो ओपनड है। ओके, अगला देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट इज वी डैश गो टू एंजॉय द म्यूजिकल ड्रामा। ओके, सो वी डैश गो टू एंजॉय म्यूजिकल ड्रामा। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने ये एक मिस्टेक लिख दिया, ये गो वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, इसको भूल जाइए। हाँ, सो वी डैश टू एंजॉय द म्यूजिकल ड्रामा। ओके, अब अगेन अगर आप ध्यान से पढ़े सेंटेंस को तो स्टैंड अलोन सेंटेंस देखा जाए तो अभी जो लिखा हुआ है उससे मुझे टेंस का कोई आइडिया नहीं लग रहा। ठीक है ना, कोई भी आइडिया नहीं लग रहा कि ये किस टेंस में। क्यों?
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वी विल गो टू एंजॉय द म्यूजिकल ड्रामा लिखता हूँ तो ये सिंपल फ्यूचर बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर वी वेंट टू एंजॉय म्यूजिकल ड्रामा लिखता हूँ तो फिर ये सिंपल पास्ट बन जाएगा। तो कौन सा करेक्ट होगा? तो मैं ये कहूँगा कि हाँ बिल्कुल दोनों ही करेक्ट है, आपका कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं ये डेफिनेटली करेक्ट है। ओके, क्योंकि देखिए हमने ये ज़रूर समझ लिया कि एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लेकिन वो ऑप्शन आप किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको जो इस बेसिस पे नहीं सिलेक्ट कर लेना कि मुझे ये सेंटेंस सुना सुना लग रहा है कि ऐसा ही बोला जाता है, ऐसा नहीं करना हमें। ओके, हमें उसके पीछे का प्रॉपर रीज़न समझना है। अभी अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ो तो इस सेंटेंस में टाइम फ्रेम के बारे में कोई बात ही नहीं करी, और क्योंकि कोई बात नहीं करी इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि इसका टेंस अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैं विल गो लिखूंगा तो भी सही हो जाएगा, और वेंट लिखूंगा तो भी सही हो जाएगा। ओके, तो वी विल गो टू एंजॉय द म्यूजिकल ड्रामा, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। वी वेंट टू एंजॉय द म्यूजिकल ड्रामा, दैट्स अगेन परफेक्टली करेक्ट। ओके, समझिए इस बात को, लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी यहाँ सेंटेंसेस लिए हो सकता है कि आपने वीडियो पॉज करके एक कोई वैल्यू भरी हो, आपने बोला होगा कि विल गो ही होना चाहिए। ओके, और उसके पीछे का रीज़न नहीं डेवलप किया होगा, आपने सोच लिया होगा कि ओके विल गो इसलिए होगा क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस होना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको दोनों तरह से हर एंगल से एक सेंटेंस को चेक करना रहेगा। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे इस पर्टिकुलर सेंटेंस करेक्शन या फिर कहें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले सेगमेंट में, या फिर एरर फाइंडिंग द एरर वाले क्वेश्चंस में, तो आपको शुरू के कुछ 1 से 2 हफ्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन एक बार अगर आपने स्ट्रेटेजी कैच कर ली तो यू विल बी लाइक मास्टर इन दिस, और बहुत क्विकली आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपके पास इसके करेक्ट आंसर्स आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the 11th question. Okay, or the next question, I dash English for 7 years now. Okay, so I dash English for 7 years now, यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो I dash English में क्या हो गया, मतलब 7 years now। तो 7 years now में यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं पास्ट में ये एक्टिविटी कर रहा था और मैं करते करते अभी तक इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये टेंस कैसा हो रहा है, ये टेंस कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, देखिएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं पूरा जो टेंसेस है वो तो फुल कोर्स में कवर करूँगा, लेकिन बेसिक मैं यहाँ पर डेफिनेटली कवर करूँगा। तो ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट 1, ये रेफरेंस पॉइंट 2, ये हमारा पास्ट था, ये हमारा प्रेजेंट था, और ये हमारा फ्यूचर है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई एक्शन है जो कि पास्ट में चालू हुआ था और चलते 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 प्रेजेंट तक आ गया, ओके, और प्रेजेंट में अभी इस पॉइंट तक पहुंच चुका है, आगे चलेगा कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन हाँ अभी इस पॉइंट तक आ चुका है। ओके, तो इस तरह के एक्शन को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बोला, बिकॉज ये एक्शन पास्ट से चालू हो चुका था और अभी तक तो चल रहा है, जिस मोमेंट पे बात हो रही है तब तक ये चल रहा है। जैसे कि यहाँ लिखा आई डैश इंग्लिश फॉर 7 years नाउ। ओके, तो इसका मतलब मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ पिछले 7 साल से, तो अभी भी सीख रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए? तो देखिए, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिएगा नोटबुक में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ड बीन। ओके, बीन। अब बीन वर्ड को देखें तो देखिए यहाँ पे भी हैव बीन लर्निंग और आई हैज बीन लर्निंग दोनों आ रहे हैं। ओके, तो फिर क्या करेक्ट होना चाहिए? तो यहाँ पर एक सिंपल सा रूल काम करता है। ओके, बहुत ही सिंपल सा रूल है, वो ये है कि हम हैज़ यूज करते हैं जब हमारे पास ही, शी या फिर इट होता है, और हम हैव यूज करते हैं जब हमारे पास आई या वी होता है। तो यहाँ पे क्या है, आई है, तो आई होने की वजह से यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड आएगा दैट विल बी हैव बीन लर्निंग। ओके, हैव बीन लर्निंग, दिस विल बी द परफेक्टली करेक्ट वर्ड। यहाँ पर इस तरह से ये हम फिल कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसा? ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग समझ में आया होगा कि एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में चालू हुआ और अभी तक प्रेजेंट में आने तक भी चल रहा है। तो उस तरह के एक्शंस के लिए हम डिफाइन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके,
तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आई हैव बीन लर्निंग। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनको डेफिनेटली नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगे कंसेप्ट को समझने में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बट लास्ट ईयर आई डैश हार्ड इनफ फॉर इंग्लिश, ओके, दैट्स वाई माई मार्क्स वर नॉट रियली दैट गुड देन। ओके, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि लास्ट ईयर मैंने बहुत हार्ड कुछ किया इंग्लिश के लिए, मतलब हार्ड वर्किंग करी या वर्क करा, पढ़ा इंग्लिश को, बट फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। ओके, नहीं, और बिकॉज उसी की वजह से मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। ओके, तो यहाँ पर हमें ये सोचना है कि ओके ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये एक पास्ट टेंस की बात कर रहा है, मतलब ये एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा है जो इसने पास्ट में परफॉर्म किया था, और फिर वो इंग्लिश जो भी उसने पढ़ा उसका पेपर भी हो गया, एक मार्क्स भी आ गए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये ऐसे एक्शन की बात कर रहा है कि ये एक्शन पास्ट में चालू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ओके, तो अगर मैं इसको टाइम फ्रेम पे बनाऊँ तो देखिए ये आपका टाइम फ्रेम है, तो ये एक्शन ऐसा मान लीजिए इस पॉइंट से चालू हुआ था और ये आगे तक बढ़ा और फिर इस पॉइंट पर ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा पास्ट ख़त्म होता है, तो इसके पहले ही चालू हुआ था और इसके पहले ही ख़त्म हो गया कि यहाँ से उसने पढ़ना चालू किया और यहाँ पे उसकी एग्ज़ाम हो गई, तो ये जो टास्क है वो ख़त्म हो गया। और ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में बोलना चाह रहा है, ये पर्टिकुलरली इस ए से बी के बीच में जो टाइम है उसके लिए ये सर का सेंटेंस यूज़ कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में जब हम ए से बी ऐसे पास्ट के दो पॉइंट्स के बीच में किसी टाइम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस। तो अल्टीमेटली ये जो सेंटेंस बोला गया है ये पास्ट कंटिन्यूअस में बोला गया है। ओके, अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होगा कि जो भी आपका वर्ब होगा उसके साथ ING वर्ड अटैच हो जाएगा, तो वो ये दिखा पाए कि हाँ ये कंटिन्यूअस एक्शन है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बट लास्ट ईयर आई डैश हार्ड इनफ। ओके, सो पहला ऑप्शन है आई वॉज नॉट वर्किंग और आई वर नॉट वर्किंग। तो देखिए वॉज और वर में क्या होता है, वॉज कब आता है जब हमारे पास सिंगुलर होता है वर्ड, और वर कब आता है जब प्लूरल होता है। तो यहाँ पे आई जब उसने बोला तो आई क्या है, बेसिकली सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, वॉज नॉट वर्किंग। ओके, तो लॉजिकली बात क्या हुई, बट लास्ट ईयर आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड इनफ फॉर इंग्लिश, मतलब ये उस टाइम फ्रेम की बात कर रहा है जब वो एक्चुअली इंग्लिश के लिए पढ़ रहा था, तो वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके नहीं पढ़ रहा था। ओके, आई वॉज नॉट वर्किंग वेरी हार्ड, तो इस वजह से वॉज नॉट वर्किंग। चलिए अगले पे आते हैं। एज आई वॉन्ट टू पास माई इंग्लिश एग्जाम सक्सेसफुली नेक्स्ट ईयर आई एम डैश हार्डर दिस टाइम, गोइंग टू स्टडी हार्डर दिस टाइम या फिर स्टडिंग हार्डर दिस टाइम। ओके, तो इस सेंटेंस को ज़रा सोचिए कि ये किस पर्टिकुलर टेंस में जा रहा है, वीडियो को पॉज करके सोचिए ज़रा। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि एज आई वांट टू पास माई इंग्लिश एग्जाम सक्सेसफुली नेक्स्ट ईयर, मतलब मुझे ऐसा नेक्स्ट ईयर ये काम करना है, सो आई एम डैश हार्डर दिस टाइम। मतलब दिस टाइम उसने जब ये बोला तो इस चीज़ को समझिए कि दिस टाइम का क्या तात्पर्य निकलता है। इसका सिंपल सा अर्थ ये निकलता है कि ये अगर मैं टाइम फ्रेम बनाता हूँ, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 1, तो ये ऐसा एक्शन की बात कर रहा है कि फ्यूचर में कोई एक एक्शन होने वाला है। ओके, लेकिन उसकी शुरुआत आज हो गई है, तो ये ए पॉइंट पे खड़ा है और ए पॉइंट से ही बात कर रहा है कि मैं बी पॉइंट तक जाने वाला हूँ, तो ये जर्नी अपनी ए पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि जिस मोमेंट पे सेंटेंस बोला गया है उस मोमेंट पे ये जर्नी स्टार्ट हो रही है। ओके, ये चल नहीं रही है। अगर मैं कोई सी पॉइंट लेता तो मैं बोल देता कि हाँ ये जो है ये अल्टीमेटली कंटिन्यूस टेंस आ चुका है और कंटिन्यूस टेंस में चल रहा है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक स्पेक्टेकुलर व्हाट वी कैन से स्पेकुलेशन है कि दैट ही विल बी गोइंग टू स्टडी, ही विल बी वर्किंग हार्ड ऑन द एग्जाम। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल नॉट बी स्टडिंग। ओके, आई एम स्टडिंग हार्डर दिस टाइम ऐसा लिखता मैं, तो उसका ये मतलब होता कि ये ए से बी की जर्नी के बीच में किसी पॉइंट के बारे में डिफाइन करना चाह रहा है। लेकिन अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी हम चाह रहे हैं कि ये बताएं कि ए पॉइंट पे जब ये खड़ा है और ये ऐसी बात बोल रहा है, ओके, कि मैं इस साल अच्छे से पढ़ूंगा, ओके, तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ,
ओके तो इस वजह से यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा दैट विल बी गोइंग टू स्टडी. ओके एज आई वॉन्ट टू पास माई इंग्लिश एग्जाम सक्सेसफुली नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू स्टडी हार्डर दिस टाइम. ओके मतलब मुझे पास करना है इसीलिए मैं इस साल अच्छे से पढ़ूंगा. ओके वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं इस साल पढ़ रहा हूँ. ओके अभी पढ़ नहीं रहा बट मैं आगे पढ़ूंगा. ओके so let me clear this. Okay fine, this is cleared. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज लास्ट समर माई पेरेंट्स डैश मी ऑन अ लैंग्वेज कोर्स टू लंडन. मतलब लास्ट समर ऐसा हुआ था कि मेरे पेरेंट्स ने किया था कुछ एक्शन. क्या एक्शन था? तो वो एक्शन जो भी था वो पास्ट में था और हो गया. वो उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि वो लास्ट ईयर माई पेरेंट ऑन दिस टाइम वॉज सेंडिंग मी टू लर्न द लैंग्वेज कोर्स एंड सो ऑन. इस तरह की कोई बात नहीं बोल रहा हूँ. इट इज सिंपली सेइंग कि हाँ लास्ट ईयर मेरे पेरेंट्स ने इस तरह से कुछ एक्टिविटी करी थी मतलब ये पास्ट की बात हो गई. तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? विल बी सेंडिंग नहीं आ सकता. क्या आएगा? सेंट. ओके सेंट. तो लास्ट ईयर माई पेरेंट्स सेंट मी टू डू दिस. ओके उनको उसको भेजा गया था बाद में जब भी उनको लगा तो लास्ट ईयर ऐसा हो चुका है. तो ये यहाँ पे अल्टीमेटली ये बताना चाह रहा है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो नेक्स्ट इज इट डैश ग्रेट एंड आई थिंक आई लर्नड अ लॉट. ओके तो यहाँ पे अगर सोचे तो इज इट डैश ग्रेट एंड आई थिंक आई लर्नड अ लॉट में क्या यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए? तो इट हैव बीन ग्रेट. ओके अगर मैं हैव बीन ग्रेट लिखता हूँ तो क्या सही होगा? नहीं, इट हैव बीन ग्रेट नहीं हो सकता बिकॉज ये कोई प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा. ओके प्रेजेंट परफेक्ट की, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक करा. ओके लेट मी टेक दिस. ओके प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा है ये. ठीक है ना? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं. ऐसा कुछ वो अभी तक चलने वाले एक्शन के बारे में डिफाइन ही नहीं कर रहा. तो इस वजह से हम क्या कहेंगे? इट वॉज ग्रेट and I think I learned a lot. Okay, so I hope you are able to relate these examples. आपको concept समझ में आया होगा. और जो हमने extra concept ये देखा है present perfect का, साथ में कुछ questions देखे, तो ये पूरी तरह से clear हुआ होगा. and obviously there is a lot more in tenses जो कि आप सीख सकते हैं, but right now for exam purpose just focus on these points. Okay, so we'll be covering everything in the full course. So thank you for watching. Thank you.